So let V be an inner product space over some field F. Then for any set y1, y2, yn of linearly independent elements of V, we can find हमारा कलम क्यों नहीं चल रहा, we can find a corresponding set जिसके एलिमेंट्स का नाम हम दे देते हैं x1, x2, xn, जितने इसमें एलिमेंट्स है इतने इसमें है, सेट ऑफ mutually orthogonal elements of V such that for every k varying between 1 and n, such that for every k x1, x2, xk is the basis of the subspace spanned by y1, y2, yk, right? And the proof, so what the proof is going to be like, समझ लीजिए कि हमको एक सेट consisting of y1, y2, yn of linearly independent elements of V is given. So corresponding to that, we are going to construct another set containing the same number of elements. Suppose the elements are x1, x2, xn, such that this set is going to consist of mutually orthogonal elements, right? Mutually orthogonal elements. And this set is such that for any k which is from x1, x2 up to xk, this set is going to be a basis of the subspace of V spanned by y1, y2 up to yk. तो आपको y1, y2, yn के लिए x1, x2, xn पहले तैयार करना है, फिर दिखाना है कि जो आपने तैयार किया वो वाकई में सेटिस्फाई करता है. तो दिस जो तरीका है x1, x2, xn कंस्ट्रक्ट करने का from a given set y1, y2, yn of linear independent vectors is also describes what is called as the Graham
Schmidt orthogonalization process. कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रोसेस से हम y1 x1 x2 xn को कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम y1 y2 yn, उस प्रोसेस को जो कि इस प्रूफ में डिस्क्राइब किया जाएगा उसको ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. राइट, तो अब हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं. ओके, सो we construct x1, x2, xn via the following process. और इसी प्रोसेस का नाम होता है ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस. राइट, तो पहला क्या है, तो आपको x1 बनाना है, x2 बनाना है और करते करते आपको xn बनाना है. राइट, सो हम एक तरीका यहां लिखते हैं ऐसे. तो x1 को तो हम लिख देंगे सीधा सीधा y1. x2 को डिफाइन करते हैं एज y2 माइनस द इनर प्रोडक्ट ऑफ y2 विद x1 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ x1 इंटू x1. बल्कि यहां पर हम x3 भी लिख देते हैं. x3 को डिफाइन करेंगे एज y3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ y3 विद x1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ y3 विद x2 जो कि हम यहां निकाल चुके हैं. सॉरी, x2 का स्क्वायर इंटू x2. तो so like this we construct. So what is my xk? My xk, as you can see, my xk, now you can guess by looking at x2 and x3, xk will be yk माइनस क्या हो जाएगा, yk और x1 का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x1 स्क्वायर इनटू x1, फिर yk और x2 का डिवाइडेड बाय दिस थिंग, फिर yk और x3 का कब तक जाएंगे, विल गो अप टू yk इनर प्रोडक्ट ऑफ yk. एग्जैक्टली. तो इतना लंबा लिखने के बजाय I will take the liberty of writing it in a compact form. So this will be consisting of inner product of yk with xi divided by the square of the norm of this into xi. ये बहुत सारे टर्म्स हैं. टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पर k माइनस 1, इससे कम है एक ना, तो दिस विल गो फ्रॉम हियर टू k माइनस 1. दिस इज सो लाइक दैट यू कंस्ट्रक्ट दिस थिंग. राइट, हमारा क्लेम है, राइट, सो हमारा क्लेम है कि ये जो बनाया हमने x1 x2 xn, और फिर से दोहरा रहे हैं, x1 x2 x3 xn को ऐसे बनाने के तरीकों को बोलते हैं ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस. तो हमको ये दिखाना भी बाकी है कि ये जो हमको मिला, ये वाकई में दिस इज एक्चुअली एन ए सेट ऑफ
म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स। तो पहली चीज, फर्स्ट नोट दैट x1 तो बराबर y1 के है, सो दिस बिलोंग्स टू दिस सब स्पेस स्पैन्ड बाय दिस थिंग। x2 जो है वो y2, ये तो स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, और x1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y1 है। तो x2 has been expressed as a linear combination of y1 and y2, so I can write this is belonging to the span of y1 and y2. x3 belongs to y3, ये x1 तो y1 ही है, और x2 ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि x2 जो है y2 y1 के टर्म्स में है। That means x3 has been expressed as a linear combination of y1 y2 y3, so I can write like this thing: y1 y2 and y3, and you can see that xk जो है, this can be expressed as a linear combination of y1 y2 up to yk। एक चीज से ये नोट की, नेक्स्ट note that each of x1, x2, x3 is 0. Why? Because अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब कोई x के 0 है, अगर कोई x के 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, तो that means this thing is 0. So this thing is 0 means that yk is equal to this thing. तो ये इसको एक्सपेंड कीजिए, है क्या? पहला टर्म होगा समथिंग इनटू x1, दूसरा टर्म होगा समथिंग इनटू x2, तीसरा टर्म क्या होगा, समथिंग इनटू x3, लास्ट टर्म क्या होगा, सम स्केलर इनटू xk-1। फिर से रिपीट कर लें, अगर xk को 0 होने दिया तो दिस थिंग इज 0, तो यू कैन राइट इट एज yk इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें कई टर्म्स हैं, इसे सम ऑफ मेनी टर्म्स। पहले टर्म क्या है, सम स्केलर इनटू x1, दूसरा क्या है, सम स्केलर इनटू x2, और लास्ट क्या है, सम स्केलर इनटू xk-1। सो yk has been expressed as a linear combination of x1, x2, x3, x4 up to xk-1। लेकिन यहां से xk-1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है y1, y2, yk का। तो इसका मतलब कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो yk जो कि x1, x2, xk-1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो in view of this thing, that is also linear combination of y1, y2, yk. Let me. Then from 1 we can see that yk is a linear combination of y1, y2 up to yk-1, contradicting the fact that y1, y2, yk are linearly independent।
क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये दिया हुआ है, राइट? सो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का कोई भी सबसेट भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, जिसका मतलब y1 y2 yk भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हुआ। तो अगर yk इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इसका मतलब y1 y2 yk माइनस 1 कॉमा yk इज लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि होना चाहिए। सो दैट इज वाई this xk cannot be equal to 0, right? So this x cannot be equal to 0, so that means ये हमने जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल साउंड है, right? each of these x1 x2 xn, right? ये सब के सब आपके ये सब के सब आपके हो गए नॉन जीरो। नाउ यू सी हम इसी पेज पे करेंगे, क्योंकि हमको फिर वापस आना पड़ेगा, राइट? बल्कि आप चाहें तो पहले इसका ले लीजिए। If you wish, you can take a screenshot of this thing. Take a screenshot of this thing first. सर हमें तो फिर नेक्स्ट नोट दैट वहां पर तो x1 x2 x3 आर नॉट 0 लिखना चाहिए था ना? क्या चीज? जो नेक्स्ट नोट दैट हमें जो नेक्स्ट नोट दैट each of this is, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, is not equal to 0. Not equal to 0. You're right. ठीक, हमने ये दिखाया है. So this is not equal to 0, right? Okay. So take a screenshot, please. आगे बढ़े. बोलिए. आगे बढ़े. Hello. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. तो यहाँ तक तो बात हो गई, right? So now you see, so we next claim that ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स x1 x2 xn बनाए, ये सब के सब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। We next claim that for I not equal to j, या I हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो हमने कहीं पे समेशन में इस्तेमाल किया, उसको नहीं छेड़ते अभी। एक्स के और एक्स जे, दैट मीन्स हम ये क्लेम कर रहे हैं द सेट x1 x2 xn is a set of mutually orthogonal वेक्टर्स। ये हम दिखाना चाहते हैं, राइट? सो नाउ यू सी, अगर आप इसको कंप्यूट करें, ये एक्स के और एक्स जे को, सो दिस इज इक्वल टू, हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये एक्स के था, ये एक्स के था, तो हम इस एक्स के की जगह पर, इस एक्स के की जगह पर वाला लिख देंगे, राइट? सो दिस एक्स के, if you remember, is actually equal to y k minus summation yk xi, this xi, ये तो yk हुआ, ये xk हुआ, कॉमा xj। ऑफ कोर्स यहाँ ये भी लिख दें, I is varying from 1 to K minus 1, exactly। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा?
इसका हमारा इस्तेमाल हो गया. अब आई कैन टेक मोर स्पेस, नीड मोर स्पेस. यहाँ तक तो कर ही चुके थे अब, है ना. You take this one, you take this one. So this is equal to use the fact that inner product is linear in the first variable. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका inner product of yk with xj minus, ये तो स्केलर बाहर निकाल लीजिए, I is equal to 1 to k minus 1 yk xi this, ठीक है. इसका स्केलर प्रोडक्ट xi xj. अब देखिए कि ये एक टर्म नहीं, बहुत सारे टर्म्स है, क्योंकि समेशन है. ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये समेशन है, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आप पाइएगा कि दिस विल, इसमें सारे टर्म जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट व्हेन i इज इक्वल टू j. तो व्हेन i इज इक्वल टू j हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हेन i इज इक्वल टू j हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्म ऑफ x j का होल स्क्वायर, बट j इज इक्वल टू i, तो ये जो बराबर हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू yk xj माइनस yk xj. और आपके लिए एक्सरसाइज है कि इसका कारण ढूंढिए, राइट. सब इसी के अंदर छिपा हुआ है, राइट. सो यू विल गेट दिस थिंग, and this is going to be equal to 0. So that shows that any two distinct members of this thing are going to be orthogonal. So therefore this set is a set of mutually orthogonal vectors. Mutually orthogonal, बल्कि ये भी कह सकते हैं नॉन जीरो वेक्टर्स. Hence it is, अगर इसका नाम हम मान लीजिए दे देते हैं, B दे देते हैं. Hence B is linearly independent also. So starting with a set consisting of y1, y2, yn of linearly independent elements of an inner product space, we have constructed a corresponding set, namely x1, x2, xn of non-zero mutually orthogonal vectors which are also linear independent. So this proves our theorem. थ्योरम में शायद एक चीज हम लिखना भूल गए थे, एक चीज, corresponding, we can find a corresponding set this of mutually orthogonal एक चीज और जोड़ दीजिए, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ V. क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे दैट एनी सेट ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. इसका प्रूफ जरूरत तो इसी से फॉलो कर जाएगा. तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इस चीज को कि आप स्टेटमेंट में ये भी चीज ऐड कर दीजिए कि गिवन ए लीनियर इंडिपेंडेंट set of vectors like this thing, we can construct another linear independent set of vectors x1, x2, xn, जिसके elements are mutually orthogonal, right? So this is the
तो पहला पार्ट अभी हुआ नहीं, सॉरी अभी इतना बाकी है, हमको लगा पूरा हो गया, तो अभी तक तुम इतना ही किया, अब हमको ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करना है कि सच दैट फॉर एवरी के अगर हम केवल k तक जाएं यहाँ पर, नॉट अप टू n, तो x1 x2 xn जो होंगे दे विल फॉर्म ए बेसिस ऑफ द सब स्पेस ऑफ द inner product space V spanned by y1 up to only yk, right? This is what we want to prove, right? So we still want to prove, तो ये हमने गलत लिख दिया, अभी ये प्रूफ हुआ नहीं है still, right? So we now prove that x1 x2 xk is a basis of the subspace of V spanned by y1 y2 yk. ये प्रूव करना भी बाकी था, right? So we prove this thing. Okay. तो अब देखिए बट दिस इज ऑब्वियस. क्यों ऑब्वियस है? क्यों ऑब्वियस है कि अगर आप इसका कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, इसका भाई आपने यहाँ पर ऑलरेडी देखा था, यहाँ पर हमने इसीलिए इसको लिखा था, ये देखा था आपने, राइट? ईच ऑफ x1 x2 x3 वगैरह वगैरह सबके सब जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 y1 का है, x2 y1 y2 का है, x3 y1 y2 y3 का है, xk y1 y2 yk का है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? सो रिमेंबर दिस थिंग, राइट? सो लेट मी राइट, इसको हम लिख देते हैं, यहीं से देख लीजिए, राइट? तो हमको दिखाना है दिस बेसिस ऑफ दिस थिंग. इसके एलिमेंट्स क्या है जिससे सब स्पेस स्पैन होगा? इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 yk. लेकिन y1 y2 yk वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे यू कैन अगेन एक्सप्रेस देम बैक इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 xk. So each element which is expressible in terms of y1 y2 yk can also be expressed if required in terms of x1 x2 xk. That means each element of this thing belongs to the span of this thing, right? और ये जो एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी प्रूव किए जा चुके हैं कि ये के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट? तो ये वाला स्पेस स्पैन भी हो रहा है और ऑलरेडी ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी, therefore this is going to form a basis. That is why I wrote that this is obvious, right? So you see कि जो सेकंड पार्ट था वो भी इसका हो गया. तो इसमें कई किताबों में इस फॉर्म में दिया होगा यही रिजल्ट. हमने थोड़ा जनरल प्रूव किया है, तो अक्सर किताबों में ऐसे दिया होगा दैट गिवन ए basis yn of inner product space V, there exist a corresponding basis consisting of mutually orthogonal elements. प्रूफ एक लाइन का, just note that V is spanned by this thing
सर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल में सर लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे क्या? नहीं, ऑर्थोगोनल में जरूरत नहीं है। भाई ऑर्थोगोनल की ओके परिभाषा सर। क्या है? ऑर्थोगोनल की परिभाषा में तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपने बेसिस बोल दिया, आपने यहाँ लिखा ना बेसिस भी है, ये बेसिस भी है, तो बेसिस होने के कारण अपने आप ही हो गए लिए इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर केवल आप बोलते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, जैसे मान लीजिए ये सेट अगर x1 x2 x3 अगर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब केवल यह है कि x1 x2 का इनर प्रोडक्ट 0 है, x1 x3 का 0 है, x2 x3 का 0, दैट्स ऑल, राइट। तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल अगर केवल बोलते हैं तो उससे ये मतलब नहीं निकलेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा देयर इज करस्पॉन्डिंग बेसिस, तो चूंकि बेसिस बोल दिया, अगर बेसिस बोल दिया तो बेसिस की परिभाषा में एक चीज शामिल है कि बेसिस के एलिमेंट जो है लीनियर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, बट लीनियर इंडिपेंडेंट जो है वो पार्ट ऑफ म्यूचुअल ऑर्थोगोनलिटी का नहीं है, समझ रहे हैं? सो लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा, जस्ट नोट दैट दिस, सो आई वाज सेइंग दैट प्रूफ सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। नोट दैट क्योंकि ये इसकी बेसिस है तो वी से स्पैन हो रहा है, एंड यूज द प्रीवियस थ्योरम नाउ। वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर y1 y2 yn is a set of linearly independent elements, जो कि होगा, जो कि बेसिस है, तो हर k के लिए तो आप k बराबर n ले लीजिए, हर k के लिए हम k बराबर n ले लेते हैं। इसका मतलब y1 y2 yn के लिए भी x1 x2 xn एक ऐसा सेट होगा जो कि y1 y2 yn के स्पैन को का बेसिस हो जाएगा। वही चीज यहां लिखी हुई है, दिस देयर इज अ करस्पॉन्डिंग बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें कोई नया प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हमने पुराने ही रिजल्ट को इस रूप में भी लिख सकते हैं अगर वहां पर k बराबर n के ले लें, राइट। सो दैट इज व्हाई, सो इन मेनी बुक्स इट इज गिवन लाइक दिस थिंग। सो बाय द वे इसी में हम लिख देते हैं V is called normal अगर उसका नॉर्म 1 हो, राइट। सो each non-zero V can be what we call as normalized. That means can be replaced by which is नॉर्मल। तो अगर आपको v कोई वेक्टर दिया हुआ है उसको नॉर्मल बोलेंगे यदि उसका नॉर्म 1 हो। तो अक्सर क्या होता है कि हमको इट इज कन्वीनियंट टू वर्क विद वेक्टर्स विच आर नॉर्मल। तो अगर कोई वेक्टर नॉन जीरो नॉर्मल नहीं है तो हम क्या करें, v को रिप्लेस कर देंगे बाय v डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म। इसका नॉर्म क्या हो जाएगा? यू कैन सी विच इज नॉर्मल बाय, इसका नॉर्म क्या होगा? इसका जो नॉर्म होगा क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये तो स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1, राइट। हमेशा हो जाएगा। सो नाउ a basis B of an inner product space V is called orthogonal if elements of P are
are mutually orthogonal. It is called orthonormal if it is orthogonal and its each element is नॉर्मल. ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक तरीका है कि सो रिमार्क फ्रॉम each basis y1, y2, yn of a finite dimensional inner product space, we can construct the corresponding orthonormal basis. कैसे? ये आपकी बेसिस है, ये तो आपकी बेसिस है. तो पहले आप क्या कीजिए, थ्रू ग्राम-श्मिट प्रोसेस फॉर्म कर लीजिए x1, x2, xn. ये आपकी जो है ऑर्थोगोनल बेसिस है. और नेक्स्ट क्या कीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए बाई x1 बाई इट्स नॉर्म, ये नॉर्मल हो गया. फिर x2 बाई इट्स नॉर्म, ये भी नॉर्मल हो गया. और फाइनली xn बाई इट्स नॉर्म. ये जो बेसिस हो जाएगी, ऑर्थोगोनलिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि तो स्केलर है. अभी सब नॉर्मल भी हो गया. सो दिस बेसिस इज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस. तो हर बेसिस से शुरू करके आप करस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकते हैं थ्रू द सो कॉल्ड ग्राम-श्मिट प्रोसेस. तो आप हम लोग कहाँ पे थे, जहाँ पर आपने लिया था लास्ट टाइम, इसका आपने लिया था ना, हाँ यहाँ से. अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? यस सर. ओके. Yes, sir. कुछ बचा है तो ये भी ले लीजिए. चलिए, and then we shall pass on to the next new page. अच्छा, जल्दी हो गया, कोई बात नहीं. हम फिर आ जाते हैं वापस, अगर नहीं ले पाए हो तो. ये नहीं था, कुछ और था क्या? नहीं, तो कुछ और ही चला गया. हाँ, ये हो तो गया. अगर न ले पाए उसका ले लीजिए. देन आई विल गो टू द न्यू पेज.
ठीक है, नया पेज स्टार्ट करें। हेलो, ओके। तो ये सब आपने किया होगा, बट एनीवे सर क्योंकि आपके सिलेबस में, इसलिए हमको करना पड़ेगा, है ना। सो एक्सरसाइज use to find orthonormal basis for the following inner product spaces and their given basis। पहला है R3 with given basis 304 minus 1 0 2 9 11। ठीक है, देन C3 complex whose sum basis has this as a member 3। R3 with given basis 101 10 minus 1 और किसी किताब में देख लीजिएगा, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। सो लेट मी इलस्ट्रेट कर दें, हो सकता है आपने पहले भी किया हो। तो अगर आप पुराने वाले से कंपेयर करें, तुम्हारा वेक्टर स्पेस VR3 है और जो गिवन लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है y1 y2 y3 yn, इसमें मान लीजिए ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा y3, तीन ही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, सो हम केवल इसको कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करना है, हमको x1 बनाना है, x2 बनाना है, x3 बनाना है। x1 बराबर y1 के था, तो पुट x1
to be equal to y1, which is 304. x2 क्या था? y2 था. y2 यहां पे क्या है? -107. Then inner product of y2 with x1 divided by x1 का रिपीट करें. inner product of y2 यानी कि -107 का inner product with x1 which is 304 divided by the norm of 304 का square into x1 which is the vector 304 and हम x3 बाद में लिख देंगे. तो this is going to be equal to -107 और R3 में inner product is nothing but the dot product, right? So इसका ये 7 लिखा हुआ है. इसका dot product क्या हो जाएगा? This into this plus this into this plus this into this. So what is that? That is equal to -3 0 into 0 728 plus 28 और इसका नॉर्म क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट. लेकिन आपको तो स्क्वायर लेना है तो हम स्क्वायर ही कर देंगे. क्या हो जाएगा? 9 plus 25. 16, right? This into 304. So this is equal to -107. ये भी 25 है. ये भी कट जाएगा. ये कट गया आपका, राइट? ये कट जाएगा आपका. माइनस साइन with minus sign 304. So this is going to be equal to minus, कहीं गड़बड़ी बता दीजिएगा. नो सर, -403. 0 और 0 3 सर, 3. ओके. तो अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो ये आपका x2 हो गया. ठीक है. दिस और x2 राइट. फिर आप निकालिए x3. ऐसे निकालिए. तो x3 क्या हो जाएगा आपका? x3 याद कीजिए. x3 was equal to y3 which in this case is 2 9 11 minus y3 which is again 2 9 11 y3 और x1 का inner product. x1 is this thing 304 then 304 का स्क्वायर. अभी एक टर्म और है. minus y3 which is again 2 9 11 inner product with x2, but x2 has turned out to be equal to -403. फिर इसका नॉर्म का स्क्वायर and then x2 which is -403 and this will be equal to, कर लीजिएगा भाई. ये क्या हो जाएगा? 2 into this plus 9 to this plus निकाल लीजिएगा. ये क्या हो जाएगा? ये तो निकाल ही चुके हैं पहले. अब निकाल लीजिएगा. निकालने के बाद to you can trust me it will turn out to be equal to 090 ये आ जाएगा. राइट. सो therefore the corresponding
ऑर्थो नॉर्मल बेसिस इज क्या हो जाएगा? x1 by this comma x2 by this comma x3 by ये निकाल लीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं निकालने में। क्या हो जाएगा? 3 0 नो x1 बाई सॉरी नॉर्म, यहाँ तो नॉर्म आएगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर गलत लिख दिया हमने, जैसे सब स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, गलती हो गई है ना। सो 3 0 4 डिवाइडेड बाई ये कितना निकला था? 25 था ना, ये तो 5 हो गया आपका। ये सर और दूसरा था x2 was -403 16 plus 9 25 again, this is again 5, right? And this is 0909, यही आएगा, right? तो अब आप क्या कीजिएगा? So this is the answer, right? So this is the तो ऐसे ही आप इसको भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, right? यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ पर आपको केवल अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है। अच्छा जैसे मान लीजिए ओके, इस केस में हम क्या करेंगे? सो वन सच बेसिस इज, एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, ये आपका C3 है, तो C3 का मतलब कि इफ यू ट्रीट एज अ वेक्टर स्पेस ओवर C तो उसकी डायमेंशन 3 है। 3 का मतलब उसकी बेस में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि यू मस्ट हैव 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ C3। एक ये दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, 2 आप और जोड़ दीजिए जो आपको अच्छा लगे, और चालाकी कीजिए कि जो जिसका हो सकते हैं सर। क्या चीज? बोलिए क्या बोल रही हैं? सर स्टैंडर्ड बेसिस जो जैसे 1 0 0 फिर 0 1 0, चलिए 1 0 0 फिर 0 0 1 0, और एक तो है ही सर पहला वाला। ओके राइट, सो दिस इज हर सजेशन एंड इट्स अ वेरी वेलकम सजेशन। वाई वेलकम? क्योंकि आपको फ्रीडम दी है कि आप अपना बेसिस चुनिए, इसका ख्याल रखिए। तो आपने ये चालाकी किया है कि ऐसा चुना है कि कैलकुलेशन में सबसे आसानी हो जाए। यू ओनली हैव टू मेक श्योर दैट स्टैंडर्ड बेसिस को चूज किया है, ऐसा मतलब जब नहीं था वो बेसिस को अगर स्टैंडर्ड बेसिस होता बेटा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 0 1 होता है। तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया, इस बेसिस पे ये मेंबर नॉन स्टैंडर्ड हो गया, राइट? सो आपको बेसिस चूज करने में यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट the 3 element that you choose finally, भाई आपने choose किया, your friend may choose something else, but both of you must make sure कि the 3 elements together should be linearly independent, right? मान लीजिए आपका दोस्त ये चुनता है इसकी जगह पे 1 1 0 लेता, क्या फर्क पड़ता, तब भी आंसर मिल जाता आपको, राइट? सो बट एज आई सेड कि चूंकि फ्रीडम आपके हाथ में है तो ऐसा चुनिए कि आपका कैलकुलेशन होपफुली सबसे आसान रहे। सो दिस इज अ गुड चॉइस, यू टेक 1 0 0 0 1 0 एंड दिस थिंग, राइट? तो वैसे आप रिपीट कर दीजिए जैसे यहाँ किया था आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड इज कि यहाँ पर ये C3 है, तो C3 में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? एक्स वाई का कंजुगेट नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक है x1 x2 x3 और दूसरा है y1 y2 y3, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? x1 y1 नेक्स्ट में बार होगा, सेकंड टर्म में बार होगा।
एग्जैक्टली वही हम बताना चाहते थे। सेकंड टर्म में यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होता है उसमें x1 y1 नहीं होगा, x1 y1 बार होगा प्लस x2 y2 बार होगा प्लस x3। आप देखिएगा हमने शुरू में लिखा था जो c टू द पावर n में जो आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लिखा था उसमें यही था, राइट। सेकंड वाला इसमें बार आ जाएगा। तो जब आप इस वाले का नॉर्म निकालिएगा, इसका नॉर्म निकालिएगा तो दिस इंटू दिस मत की दिस इसका नॉर्म इससे जब निकालिए क्या हो जाएगा, i इंटू आई बार प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई कॉन्जुगेट, दैट मीन्स 1 माइनस आई। इसका ध्यान रखना पड़ेगा केवल आपको, बाकी सब कुछ वही है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि what is the definition of the inner product on the given inner product space. ठीक है। So anyway, so this was the so-called Gram-Schmidt orthogonalization process for finding an orthonormal basis like this thing, right? किसी किताब में और तरीका भी दिया होगा वो भी काम चलेगा, right? So okay, then I think I'll stop here क्योंकि टाइम भी लगभग खत्म ही हो रहा है। So you can take a screenshot of this thing, then we can stop for today. ठीक है? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, most welcome. So see you all tomorrow then.